Good morning, students. Now today we study about ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो 10th क्लास में आपने एक टॉपिक पढ़ा था क्रियाशील मेटल्स, क्रियाशील धातुएं, एक्टिव मेटल्स। उसमें कुछ ज़्यादा और मेटल्स जो ऐड हो जाती हैं और उसका नाम हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, देखिए बेस मेटल मोर एक्टिव होती हैं, तो सबसे पहले बेस मेटल, अर्थ बेस मेटल, और फिर उसके बाद में मेटल्स कंसिडर्ड होती हैं। ईसीएस क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, हिंदी में बोलते हैं इसको वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज को हमने नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बनाया है। इट मींस लिथियम मोर नेगेटिव स्पीसीज एंड F2 मोर पॉजिटिव स्पीसीज। ठीक है, बीच में तीन चीजें आप इसमें अच्छे तरीके से लर्न कीजिए कि सबसे पहला कौन है, लिथियम, जिसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव है -3.05। बीच में देखो एक बिल्कुल मिड में एक हाइड्रोजन है जिसका पोटेंशियल कितना है, 0 है, और फिर F2 है जिसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। ये तो है ECS। इसको इसी तरीके से कम वाइज आपको लर्न करना पड़ेगा। लिथियम, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, निकिल, PbS2, फिर कॉपर। अब देखो हाइड्रोजन से नीचे पॉजिटिव पोटेंशियल वाली, ठीक है, एक तो ये है, ये किस में कन्वर्ट होती है, Cu2+, गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट इनटू Cu। एक तो ये मेटल है, और एक Hg है, Hg2+, कन्वर्ट इनटू Hg, एक Ag है यहाँ। ठीक है, बाकी जितनी भी मेटल्स हैं Au है, बाकी जितनी भी मेटल्स है, जैसे आयरन है, ये Fe3+ है तो 2+ में जाएगा, Mn7+ है तो ये 2+ के अंदर जाएगा। ठीक है, समझ गए। इनका पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, इन सब का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। ठीक, अब देखो बच्चों, हमने एक चीज पढ़ी है कि दो स्पीसीज रिलीज इलेक्ट्रॉन, जैसे Li कन्वर्ट इनटू Li प्लस रिलीज 1 इलेक्ट्रॉन, दिस प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जनरली जिनका पोटेंशियल नेगेटिव है, दीज स्पीसीज एक्ट एज ए एनोड। ठीक है, एक्ट एज ए एनोड, जिनका पोटेंशियल कंपेरेटिवली ज्यादा नेगेटिव होगा। दो स्पीसीज हैं, एक का -3 पॉइंट है, एक का -0.3 है, तो एनोड कौन होगा, लिथियम होगा। जिस स्पीसीज का पोटेंशियल कंपेरेटिवली नेगेटिव होता है, ठीक है, वो एक्ट करती है एज ए एनोड, और जिसका कंपेरेटिवली लो नेगेटिव, कम नेगेटिव या पॉजिटिव होता है, वो एक्ट करती है एक्ट एज ए कैथोड। जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्म करते हैं तो ये स्पीसीज एज ए एनोड एक्ट करती है और ये स्पीसीज एज ए कैथोड एक्ट करती है। आपको ये समझ में आया। अब देखो यहां पर ये एनोड एज ए एनोड एक्ट कर रही है, इट मींस यहां पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होता है, जैसे ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये दूसरे का रिडक्शन करती है। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये अपचायक है। रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, अपचायक। समझ में आया। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये वाली स्पीसीज सारी क्या होंगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
क्या होंगी ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? लिथियम। ठीक है, इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डाउनवर्ड्स डिक्रीज हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया। इसकी रिड्यूसिंग नेचर डाउनवर्ड डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ये इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। समझ में आ गया। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F2, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? F2 है। ये बात आपको समझ में आई। इसके बाद देखिए सॉल्यूशंस में से ऊपर आने वाली ये जो मेटल्स हैं, जो ऊपर मेटल्स आ रही हैं, वो नीचे आने वाली मेटल को सॉल्यूशंस में से रिप्लेस कर देंगी। जैसे देखो ये मेरे पास में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है CuSO4, Cu2+ है। अब Cu कहाँ है? ये रहा Cu। इससे ऊपर वाले इनमें से कोई भी मेटल आप इसमें रख दें, जैसे Zn की रोड आपने यहाँ पे रख दी। ठीक है, तो ये जो कॉपर सल्फेट के कारण इसका ब्लू कलर था, ठीक है, वो डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्यों गायब हुआ? क्योंकि इसने ये जो Zn है, ये Zn कन्वर्ट इंटू Zn2+, Zn कन्वर्ट इंटू Zn2+ एंड रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन, और Cu2+ जो था Cu2+ गेन दीज 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू Cu। और ब्लू जो कलर था, ठीक है, ये इसके Cu2+ के कारण था। और जैसे ही Cu2+ कन्वर्ट इनटू Cu, तो ब्लू कलर भी यहां से डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर क्यों डिसअपियर हुआ। ठीक है, आयरन कोई सी भी ले लो, चाहे इसमें से निकेल, आयरन, क्रोमियम, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है, इन सब के कारण, यानी H2 गैस भी इसमें से पास कर दी तो भी इसका ब्लू कलर जो है वो गायब हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ये केमिकल रिएक्शंस आपको लिखनी है। ठीक है, कई बच्चों को प्रॉब्लम थी नेट रिएक्शन। बेटा नेट रिएक्शन लिखने में क्या होता है कि इन दोनों को ऐड करके लिखो आप। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? Zn प्लस Cu2+। ठीक है, और आगे Zn2+ प्लस Cu। इस साइड की एक साथ लिख दो, उस साइड की एक साथ लिख दो। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो जाती है इनकी नेट रिएक्शन। तो इसमें से यही क्वेश्चन आता है कि कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये समझ में आ गया। ये बेटा एक्ट एज ए एनोड काम करता है, तो एनोड काम करता है, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो नीचे की तरफ जाएंगे तो इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। अपोजिट है, दोनों अपोजिट से लेंगे, एक इंक्रीज होगी तो एक क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। और इंपॉर्टेंट यहाँ से ब्लू कलर वाला क्वेश्चन है। अब देखो एक चीज ये है, अब मुझे आप ये बताइए कि ये Cu2+ है, ये रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, ये रिप्लेस हो रहा है, इन सभी से रिप्लेस हो रहा है Cu2+। Cu2+ कन्वर्ट हो रहा है Cu के अंदर। Cu आपको प्योर Cu मिल रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? H2Pb NiCd, ये इनके द्वारा हो रहा है। अब आपके पास में एक तो है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, Zn और एक आयरन। ये स्क्रैप मेटल्स हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब इनमें से आप किसको यूज करेंगे? जबकि आपको पता है मैग्नीशियम बहुत जल्दी कर देगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये कंपेरेटिवली इनमें। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम आयरन का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रोसेस है ना वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ठीक,
अब ये जो मेटल्स हैं, ये मेटल्स कॉस्टली मेटल्स हैं, इनके इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये इतने ही, ये जैसे Mg है तो Mg किस में चेंज हो जाएगा, Mg2+ में चेंज हो जाएगा। तो आपका जो प्रोसेस है वो लॉस में रहेगा। आयरन को यूज करोगे तो प्रोसेस क्या रहेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा, क्योंकि आयरन जो है वो इनके कंपेरेटिवली लो कॉस्ट की मेटल है, ठीक है। और भी अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस पास कर दो, ठीक है, वो और भी प्रॉफिटेबल रहेगा। समझ में आया आपको? तो ये थी आपकी ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना, विभव ज्ञात करना। इलेक्ट्रोड के विभव ज्ञात करने के लिए हमने जनरली क्या काम में लिया था, हमने एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड काम में लिया था, और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे देखो जैसे Zn लिया, और ये यहाँ पे SHE लिया, ठीक है, और इससे हमने ये सब कैलकुलेट कर दिया। लेकिन यहाँ इससे कैलकुलेट करने में हमें 3 समस्याएं आई थी। सुनिए आप, देखो इस इलेक्ट्रोड के अराउंड कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, तो पोटेंशियल कभी भी ऑलवेज रिमेन सेम, यानी इसका जो पोटेंशियल है वो सेम नहीं रहेगा, क्योंकि इसके अराउंड कंसंट्रेशन क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। समझ गए? जैसे मैंने आपको बताया था कि ZnSO4 है, तो ये Zn2+ में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ से जैसे H2SO4 है तो SO4 2- इधर आएगा, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इसकी ZnSO4 की इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसकी कंसंट्रेशन चेंज होती है, जिससे पोटेंशियल चेंज हो जाता है। समझ गए? फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है कि ये प्रोसेस मोर इरिवर्सिबल है। कैसा है ये? इरिवर्सिबल है, बट इसको होना कैसा चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि इसके लिए जो कोफिशिएंट है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है बच्चों, हाई होती है, ठीक है। और इसमें पोटेंशियल चेंज होता है, will be change with change concentration, will be change with change concentration, ठीक है। एक तो ये दो प्रॉब्लम थी, एक ये इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स थी इस सेल से हमें इसके इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल कैलकुलेट करने में, ठीक है बच्चों। ये इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए एक दूसरा सेल काम में लिया जाता है, ठीक है, जिसका नाम है स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल। स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल, मानक वेस्टर्न सेल, मानक वेस्टर्न सेल, ठीक है। देखो बच्चों, मानक वेस्टर्न सेल, मानक वेस्टर्न सेल क्या होता है, इसमें जो तीनों प्रॉब्लम्स थी आपकी, वो तीनों प्रॉब्लम यहां सॉर्ट आउट हो जाती हैं, ठीक है। पहली प्रॉब्लम क्या थी, पहली प्रॉब्लम यह थी कंसंट्रेशन चेंज होने से, जैसे इसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी तो कंसंट्रेशन चेंज होने से पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, पहली प्रॉब्लम आपकी ये थी कि जैसे ही
कंसंट्रेशन चेंज होगी तो कंसंट्रेशन चेंज होने से पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है उसमें, लेकिन इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू बहुत कम होती है, 5 वोल्ट पर केल्विन, इतनी कम होती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब तीसरी चीज, ये रिवर्सिबल है। तीसरी क्या है, ये रिवर्सिबल है। तो तीनों चारों प्रॉब्लम्स यहां से क्या हो जाती हैं, सोल्व हो जाती हैं। अब देखिए वेस्टर्न सेल का हम डायग्राम बनाते हैं। एक एच आकार की आप ट्यूब लेंगे, एक एच आकार की ट्यूब लेंगे। इस एच आकार की ट्यूब में नीचे की साइड प्लेटिनम फ्यूज कर देंगे। ठीक है, और यहां CD, ठीक है, CdSO4 डॉट H2, इधर Hg, यहाँ Hg2SO4, यहाँ CdSO4 H2 और इस पूरे के अंदर CdSO4। ये एनोड और ये एक्ट एज ए कैथोड। बच्चों ये आपका स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल है, मानक वेस्टर्न सेल है। एक्सप्लेनेशन सेम इसी तरीके से जो जो आपने लिखा है। ठीक है, ये वाली राइट आर्म है, ये लेफ्ट आर्म है, ये दाईं भुजा, ये बाईं भुजा। सबसे पहले इसमें क्या करोगे कि प्लेटिनम मेटल फ्यूज्ड एट बॉटम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम प्लेटिनम मेटल फ्यूज्ड एट बॉटम। ठीक है, और फिर लेफ्ट साइड या राइट साइड ले लो, पहले राइट साइड। ठीक है, राइट साइड बॉटम में क्या है, CD कैडमियम मेटल। ठीक है, आफ्टर दिस वी फिल CdSO4.8/3 H2O in left side, Hg fill at the bottom and Hg2SO4 fill after that, and CdSO4 fill whole of cell according to diagram। ठीक, इस तरीके से हम इसका एक्सप्लेनेशन देंगे कि बाईं भुजा में सबसे नीचे प्लेटिनम वायर फ्यूज करते हैं, उसके बाद इसमें Hg मेटल भरते हैं, उसके बाद इसमें Hg2SO4 मर्क्यूरस सल्फेट का विलयन भरते हैं, उसके ऊपर कैडमियम सल्फेट का विलयन भरा जाता है। ये भुजा कैथोड की तरह काम करती है, ये भुजा एनोड की तरह काम करती है। दिस आर्म एक्ट एज ए एनोड एंड दिस आर्म एक्ट एज ए कैथोड। इसके बाद देखिए एनोड, रिएक्शन ऑन इलेक्ट्रोड, रिएक्शन ऑन इलेक्ट्रोड। ठीक है, पहला लेंगे हम एनोड। एनोड में CD कन्वर्ट इनटू CD2+ and released 2 electron, this process called oxidation। ठीक है, रिएक्शन ऑन कैथोड, रिएक्शन ऑन कैथोड। कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पर रिएक्शन होगी कि Hg2SO4 gain these 2 electron and convert to Hg plus SO4 टू माइनस। ठीक है, नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी, इस साइड की को ऐड कर दो पूरा, CD प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Hg2SO4 CD2+ प्लस
2Hg प्लस SO4 2-। बच्चों अब के एग्जाम के लिए इस चैप्टर में से 1 नंबर या 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, अगर ये 2 मार्क्स का आता है, पहले इसका देखो कुछ भी रटने जैसी चीज़ नहीं है, डायग्राम लर्न करो, उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन दो उसका। ठीक है, कि राइट आर्म में क्या है, लेफ्ट आर्म में क्या है, ठीक है, कौन कैथोड है कौन एनोड है, और फिर सेल की रिएक्शन। देखो 3 चीज़ें लिखनी होंगी, पहले इसमें इसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, इसमें 3 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन से देता है, ये सेल रिवर्सिबल है। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू बहुत कम होती है, ये लर्न कर लेना। ठीक है, 0.00000005 वोल्ट पर केल्विन। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि इसमें कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, पोटेंशियल भी इसका चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इससे एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है आपको। ठीक है, इस सेल से एग्जैक्ट वैल्यू इलेक्ट्रोड्स की मिल जाती है, इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल की एग्जैक्ट वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर कैथोड पर ये ऑन रिएक्शंस ऑन कैथोड, रिएक्शंस ऑन एनोड, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, 2 मार्क्स में आता है तो। ठीक, और अगर डायग्राम पूछता है तो केवल सिर्फ आपको डायग्राम मेंशन करना है। समझ में आ गया? तो ये था आपका स्टैंडर्ड वेस्टर्न सेल। थैंक यू बच्चों।